Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में इंट्रोडक्शन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया था और जो बचा हुआ था तीन, न्यूक्लियोफाइल और स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट दो। तो दो एक तीनों टॉपिक अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, उस दिन हमने बतलाया था कि कुछ ऐसा पॉइंट है या चैप्टर है जो आपको चैप्टर के रूप में नहीं मिलेगा। जो चैप्टर के रूप में मिलेगा, स्टूडेंट्स उसको अच्छा से पढ़ लेता है तो उससे उसका जो एकेडमिक अपना जो एग्जाम है वो तो पास हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर है जो उसका नाम नहीं रहने की वजह से उसको नहीं पढ़ता है या उसका थोड़ा बहुत सीख लिया लेकिन कंपटीशन में वहीं से उठा करके दे देता है। जिस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म, रेजोनेंस, व्हाट हैपेन, कन्वर्जन, रोडमे प्रॉब्लम, इस तरह से ये सब नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस सब टॉपिक को इतना अच्छा से सीखना है कि कंपटीशन में यहीं से हो जाए। और जैसा कि बताया था पीछे वीडियो में कि अपना देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन टॉपिक है बेसिक और चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, उसको पढ़ते रहिएगा। कहाँ से देखना है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा भी। और अब हम इसको समझते हैं, इसको गौर से देखिए और समझिए। न्यूक्लियोफाइल, यही बचा हुआ था रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो उसी दिन हमने पढ़ा था, बतलाया था कि जब अगर ए और बी कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुआ था, इसमें जो एक मजबूत था वही अगर सारा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया दूसरे को नहीं दिया, ताकतवर था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, दूसरे से जबरदस्ती गया और उसको पटक के उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो क्या बना? जिससे छीन लिया उस पर आ गया प्लस चार्ज, और जो ले लिया उस पर आ गया माइनस चार्ज। और यही जो माइनस वाला हुआ करता है, यही था न्यूक्लियोफाइल। तो पढ़ना है इसी के बारे में सब कुछ, उसका बायोडाटा देखेंगे, कैसा क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सब कुछ जानकारी लेते हैं तब ना किसी से शादी होती है तो पूरा जानकारी दे करके। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन न्यूक्लियोफाइल का क्या है। द इलेक्ट्रॉन रिच रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए, ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता ही है जो बीच का रिएक्शन का होता है। इसके फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब न्यूक्लियोफाइल का आइएगा। तो ये ऐसा रिएक्शन मीडिएट है न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कहे कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये छीने हुआ है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल में ना प्लस होता है, उसका ना इलेक्ट्रॉन छीना गया रहता है तो उसमें प्लस रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, कहे कि दूसरे का छीने हुआ है, उसमें माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है न्यूक्लियोफाइल। मे और मे नॉट हैव नेगेटिव चार्ज। अब ये जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कि उसको प्लस रहबे करे, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल में जरूरी नहीं है कि उसको माइनस रहबे करे। जिस तरह से बतलाया था कि 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, x के नीचे 1 छिपा हुआ है, y के पहले प्लस छिपा हुआ है। तो इसी तरह से करके नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें माइनस नजर ही आए। जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें प्लस रहे। AlCl3 में भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया था। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल में माइनस तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें माइनस नजर ही आए। इलेक्ट्रॉन के रिच वाला कंपाउंड रहेगा तो भी वो न्यूक्लियोफाइल कहला जाएगा। मे और मे नॉट हैव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला कंपाउंड होना चाहिए। बट बियर्स एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली प्रोवाइडेबल। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। न्यूक्लियोफाइल है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसमें होता ही है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी को देने लायक होना चाहिए। उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, Nu-। इस तरह से हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रखे हुए लेकिन देने के लायक नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो किसी को देने के लायक हो, सामान हम रखे हुए हैं, कोई मर रहा है उसको नहीं दिया, तो वैसा कोई काम का नहीं है। आज कब देगा? जब एक्स्ट्रा रहेगा तब ना देगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास होता है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो दूसरे को आसानी से दे सके, तब वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बराबर है इलेक्ट्रॉन तो भी न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, तो न्यूट्रल कहला जाएगा।
और ज्यादा है तब तो इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन कम है तब तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाया जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा हो और देने के लायक हो, उसको शॉर्ट में हमने Nu- न्यूक्लियोफाइल लिख दिया है, उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे देखिए H माइनस है, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, CH3 CH2 माइनस, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल, H2O। देखिए यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे, मतलब कि दो लोन पेयर है वाटर में। अमोनिया में भी होता है लोन पेयर, और लोन पेयर चूंकि बॉन्ड बना करके बच जाता है, बचा हुआ होता है, तो उसको हम हटा देंगे। तो हटा तो सकता है आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो वही होता है। तो ये भी हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये RMgx, इसमें देखिए माइनस वाला है, ये भी हुआ न्यूक्लियोफाइल। तो समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। अब देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, शेप और स्ट्रक्चर, बनावट किस तरह की होती है न्यूक्लियोफाइल। CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसकी बनावट देख लीजिए CH3, और देखिए इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3। sp3 बैक वीडियो में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 टेट्राहाइड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो भी है उसका बैक वीडियो में देखिए। लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो गया होता है। ये कैसे समझेंगे, तो इसको देखना पड़ेगा आइसोमेरिज्म। एसोसिएटेड विद एसिमेट्रिक कार्बन एनायन, जो कि जुड़ा रहता है एसिमेट्रिक कार्बन एनायन से। सिंस देयर इज ए रैपिड इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है, इसमें रैपिड इन्वर्सन देखने को मिलता है इस कॉन्फ़िगरेशन में। लाइफ टाइम हमेशा इसमें बदलाव होता रहता है। अब है कि न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कहां से होता है, न्यूक्लियोफाइल कहां से जनरेट होता है, कहां से मिलता है हमको न्यूक्लियोफाइल, उसको देखिए। तो पहला, जनरेटेड ड्यूरिंग बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। जब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा, बेस कैटलिस्ट लेकर के जब हम रिएक्शन करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल हमको मिलता है। When a strong base picks up acidic hydrogen, जब स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, कहां से लेता है, अल्फा कार्बन से, टू द एसिडिक एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर, इस सब से जब मिलता है तो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल बनता है। इस तरह से देखिए CH2H मतलब CH3COOH, एसिड हो गया, OH से इसको हम मिलाए हैं, तो देखिए इसमें हो गया क्या, OH पर माइनस है, तो माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ CH2H है, तो देखिए ये यहां से ये जो बॉन्ड है, ये माइनस वाला यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ दो बॉन्ड तो नहीं रहेगा, बस अटैक करने से ये अटैक करेगा इस बार, तो यहाँ दो बॉन्ड बन जाना चाहिए। दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन में होगा नहीं, जब नहीं होगा इसलिए फिर ये उधर भागेगा अल्फा कार्बन पर, तो क्या होगा कि यहाँ का H फिर हट गया, H हटा तो इस पे जो अटैक किया है इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और COOH पूरा ऐसे ही रहेगा, ये HCO बन के निकल जाएगा, तो ये आया, ये हो गया माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह इसमें देखते हैं, ये माइनस वाला है तो इस पर अटैक करेगा, ये तब यहाँ जब ये 2 और 2 4 5 होगा, ज्यादा हो गया तो ये इस पर अटैक करेगा, ये नहीं टूटेगा, इसलिए कि पहले जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है पहले वो टूटेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड टूटेगा, तब सिंगल बॉन्ड टूटेगा। कहे कि ट्रिपल में 2 पाई होता है, डबल में 1 पाई होता है, तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पहले वही टूटेगा, सिंगल वाला सिग्मा होता है नहीं टूटेगा पहले, इसलिए नहीं टूट के पहले उस पर अटैक किया, तो यही ना हो गया, इस पर का माइनस हट गया, देखिए CH2, अब यहाँ अटैक कर दिया था, यहाँ ये अटैक किया था तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये देखिए C है, अब यहाँ ये अटैक किया तो ऑक्सीजन पर, तो ये डबल से सिंगल हो गया, ये देखिए अटैक किया तो माइनस आ गया होगा, ये देखिए CH3 जैसे था वैसे ही है। स्टेबलाइज्ड बाय, ये सब किस तरह से स्टेबल होता है, रेजोनेंस के द्वारा ये सब स्टेबलाइज्ड स्टेबल होता है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन दूसरे तरीके से किस तरह से न्यूक्लियोफाइल मिलता है, देखिए नाइट्रोमेथेन इज व्हेन सब्जेक्टेड टू अल्कली,
नाइट्रोमेथेन को जब अलकली के साथ मिलाएंगे, बेस एब्जॉर्ब्स H-, तो बेस जो है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर देगा, कहां से? अल्फा कार्बन से, और ये भी रेजोनेंस के जरिए स्टेबल होता है। कैसे? तो यहां देखिए, ये भी था CH2H माने CH3NOO, OH यहां हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यहां डबल आएगा, तो ये उस पर अटैक करेगा, तो देखिए जब ये अटैक करेगा तो माइनस आ जाएगा CH2 पर, NOO जैसे था वैसे है। अब इस पर माइनस आएगा तो ये माइनस इस पर अटैक करेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड जो है ये इस पर अटैक करेगा। कहा है कि 2 3 ज्यादा बॉन्ड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो डबल वाला टूटेगा, इस पर अटैक करेगा, तो CH2 का माइनस हट गया, ये हुआ। अब यहाँ पर जो अटैक किया है तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये देखिए डबल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, और यहाँ जो डबल था अटैक करने की वजह से सिंगल हो गया, अटैक करके माइनस आया था, ये माइनस आ गया। इस तरह से करके ये माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल हमको मिल गया। अब तीसरा देखते हैं कि किस तरह से हमको न्यूक्लियोफाइल मिलता है। अल्फा कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे CnSO3H, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। किस तरह से? यहां देखिए CH3CnOH, OH जो है अटैक करेगा H पर, यहाँ डबल बॉन्ड होगा इसलिए फिर अटैक कर देगा इधर, तो देखिए यहां से फिर HHOH2 निकला, और ये अटैक करने के वजह से माइनस आ गया, ये देखिए, और CN जिस तरह था उसी तरह है। अब देखिए इस पर कि माइनस हटने के लिए ये अटैक करेगा, इस पर अटैक जैसे करेगा तो 3 और 2 5 बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड तो होता नहीं है, तो फिर इसमें से टूटेगा, तो कौन वाला टूटेगा? तो ट्रिपल बॉन्ड पहले टूटता है, तो ट्रिपल बॉन्ड टूटे जाएगा, अटैक यहां करेगा, तो CH2 का माइनस हट गया, ये देखिए, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए, और N पर ये ट्रिपल टूट के डबल बॉन्ड हो गया, ये देखिए, और N पर माइनस आ गया, ये देखिए। इस तरह से माइनस वाला ये न्यूक्लियोफाइल हमको प्राप्त हो गया। और देखिए एक और किस तरह से बनता है न्यूक्लियोफाइल? बाय ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के द्वारा भी न्यूक्लियोफाइल बनता है, जैसे RMgX, RLi, R2Cu, Li, ये सब भी न्यूक्लियोफाइल देता है। कब? जब ये सब पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तब। और एक और लास्ट है किस तरह से हमको न्यूक्लियोफाइल मिलता है, तो देखिए बाय डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन के द्वारा भी हमको न्यूक्लियोफाइल मिलता है। इस तरह से RCOO-, तो देखिए यहां होगा क्या कि इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOO-, तो माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, तो यहां अटैक जैसे किया, जैसे यहां अटैक करेगा तो देखिए इसमें होगा बस एक ही बात कि ये पूरा CO2 बन के निकल जाएगा, ये सिर्फ R अलग होगा, माइनस होकर के ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब हम चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियोफाइल का? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। न्यूक्लियोफाइल के वैलेंस शेल में पेयर जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। जैसे जोड़ा वाला होगा तो वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा, कहा कि अप स्पिन डाउन स्पिन को कैंसिल कर देगा, इसलिए वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में देखा गया है कि ये पैरामैग्नेटिक गुण शो करता है। उसके बाद है रीअरेंजमेंट वाला काम करता है न्यूक्लियोफाइल। इसको देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन एनायन इज रेयर। कार्बन एनायन में रीअरेंजमेंट बहुत रेयर देखा गया है न्यूक्लियोफाइल में। हाउएवर विक्टिंग रीअरेंजमेंट इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। लेकिन फिर भी इसमें न्यूक्लियोफाइल में देखा जाए तो विक्टिंग रीअरेंजमेंट होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी। न्यूक्लियोफाइल किस तरह से स्टेबल होता है, कितना स्टेबल होता है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती घटती है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी, छठा पॉइंट, हैज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, दूसरे का छीने हुए रहता है जबरदस्ती। फ्रॉम द लॉ ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स का एक नियम बनता है, the stability of charge system is increased by dispersal of charge।
अगर किसी द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज सिस्टम, कोई चार्ज सिस्टम की अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाना है या बढ़ती कब है, इज इंक्रीज बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, जब उस पर चार्ज डिस्पर्स हो जाए, चार्ज फैल जाए, चार्ज बढ़ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये फिजिक्स का लॉ है। मेक इट्स मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जो चीज ऐसा हो जो उसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा तो उस पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन फैलेगा, तो उस न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इस सब चीज से हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। तो उसको देखिए, इसमें देखते हैं पहला माइनस आई इफेक्ट इनहेंस इट्स स्टेबिलिटी। माइनस आई इफेक्ट जो है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, वो न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे CH3 देखिए है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लेगा Cl, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसका उल्टा हो जाएगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में, यह इस स्टेबिलिटी को घटा देगा। CH3 दोनों CH3 यहां 3 CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट उसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। तीसरा देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके स्टेबिलिटी को न्यूक्लियोफाइल के बढ़ा देता है। मेसोमेरिक इफेक्ट होगा डबल बॉन्ड वाले में, सिंगल में नहीं होता है, ट्रिपल सब में होगा। तो ये डबल बॉन्ड होता है पीएच फिनाइल बेंजीन में, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड वाला चीज है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड वाला चीज है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड वाला चीज है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट डबल बॉन्ड वाले में बढ़ेगा, डबल बॉन्ड वाले की संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, वैसे न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज फर्दर एनहांस्ड अंडर सम कंडीशन। कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कुछ कंडीशन में किस तरह से बढ़ जाती है उसको देखिए। जिस तरह से पहला है conjugation of the unshared pair with an unsaturated bond। conjugation जब होगा unshared pair का unsaturated bond के साथ, तो किस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसको देखिए। Y है, डबल बॉन्ड है C माइनस है R है। तो यहां देखिए माइनस जब ये रहेगा तो ये अटैक कर देगा इधर, अटैक जैसे करेगा यहाँ बढ़ेगा, डबल बॉन्ड से 2 2 4 5 बॉन्ड हो जाएगा, बस ये डबल इधर अटैक कर देगा तो Y पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये डबल हट गया तो यहाँ सिंगल हो जाएगा। देख लिए Cr जैसे वैसे रहेगा, ये यहाँ अटैक किया हुआ डबल हो जाएगा, इसका माइनस हट गया है और R जैसे था हो गया है। तो इसमें इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। दूसरा है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ S कैरेक्टर। जिस तरह से S कैरेक्टर बढ़ेगा उस तरह से न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जिस तरह से RCC देखिए, इसमें R2CC R3CH2 S कैरेक्टर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। उसी तरह से तीसरा है अटैचमेंट ऑफ ए सल्फर और फास्फोरस इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। अगर सल्फर या फास्फोरस का जुड़ाव जहां होगा उसके जुड़ने के वजह से भी न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस तरह से RSOO CH2NH2 है, यहां सल्फर जुड़ा है, RCO CRR SO2 CN CONH2 HR। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी से कम के तरफ आ रही है, सबको याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप इन द अल्फा पोजीशन स्टेबलाइज्ड कार्बन एनायन। फंक्शनल ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन में रहे तो वो भी कार्बन एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये था न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कैसे करता है उसकी रिएक्टिविटी को समझिए। विद इंक्रीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर,
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन पेयर की एफिनिटी ज्यादा होती है, बढ़ी हुई रहती है। तो प्लस आई इफेक्ट इनहेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। इफ एनी स्टेरिक फैक्टर डज नॉट डिस्टर्ब इट, लेकिन अगर कोई स्टेरिक फैक्टर इसको डिस्टर्ब नहीं करे तब। स्टेरिक फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस कम है, लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, लगेगा कि चांस ज्यादा है तो फिलिपिंग के कारण लगेगा कि नहीं ज्यादा तो है लेकिन वही पे कम होता है। ये स्टेरिक फैक्टर होता है। इसको देखिए CH3 CH2, यहाँ 2 CH3CH, यहाँ 3 CH3 और C। तो रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से CH3 की संख्या बढ़ रही है उस तरह से इसकी रिएक्टिविटी भी न्यूक्लियोफाइल की बढ़ रही है। दूसरा देखिए साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इन एल्कोक्सी न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। जिस तरह से एल्काइल ग्रुप का साइज एल्कोक्सी न्यूक्लियोफाइल में बढ़ेगा उस तरह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती जाए। जैसे OCH3 से कम OC2H5 से कम OC3H7, जिस तरह से साइज बढ़ रहा है उस तरह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती जाएगी। तीसरा है फ्री द न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर द रिएक्टिविटी गैसियस फेज में। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्री है मतलब कि गैसियस फेज में है तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। जैसे OH माइनस से कम F माइनस से कम MEO माइनस से कम MES माइनस से कम Cl माइनस से कम Cn माइनस से कम Br माइनस का। और एडवर्ड और पियर्सन के हिसाब से अगर देखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी किस तरह से ज्यादा से कम होता जा रहा है तो देखिए SH माइनस से कम Cn माइनस से कम I माइनस से कम PHNH2 से कम OH माइनस उससे कम N3 माइनस उससे कम पाइरीडीन उससे कम Br माइनस उससे कम PHO माइनस उससे कम SCO माइनस उससे कम Cl माइनस उससे कम F माइनस उससे कम NO3 माइनस उससे कम H2O। और चौथा देखिए चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर ऑलवेज बेटर देन इट्स न्यूट्रल स्पीशीज। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल में चार्ज नजर आ रहा है, नेगेटिव तो होता ही है, नेगेटिव नजर अगर आएगा, एक बिना चार्ज वाला होगा तो चार्ज वाला हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें दिखलाएगा बिना चार्ज वाले से। इसलिए OH ज्यादा ग्रेटर होगा H2O से। NH2 पर चार्ज माइनस का चार्ज है इसलिए वो ज्यादा मजबूत दिखलाएगा NH3 से। और देखिए अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का हम देख रहे थे रिएक्टिविटी, तो उसकी रिएक्टिविटी का आप देखिए पांचवा वाला इन PT गोइंग डाउनवर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। अगर पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता जाएगा, बट बेसिसिटी डिक्रीज, लेकिन बेसिसिटी घटता जाएगा। बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। बेसिसिटी को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम काइनेटिकली कंट्रोल करते हैं। अब देखिए छठा रिएक्टिविटी का, इफ लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी एटम, अगर लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एटम रखा हुआ है is directly attached with an atom, और वो डायरेक्टली उस एटम से जुड़ा हुआ है, that further have lone pair, जो भी लोन पेयर रखे हुआ है of electron, न्यूक्लियोफिलिसिटी increases known as alpha effect, तो उसकी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। और इसको कहा जाता है, दोनों में लोन पेयर था, इसको कहा जाता है अल्फा इफेक्ट। ये है H2O2, ये है H2O। तो इसमें हम देखते हैं कि एक लोन पेयर वाला दूसरे लोन पेयर वाले से जुड़ गया, और इसमें एक लोन पेयर वाला है दूसरे लोन पेयर से नहीं जुड़ा, तो जो दोनों लोन पेयर जुड़ा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये कम है। अब रिएक्टिविटी का G देखिए, मतलब सातवां माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देता है। जैसे इसमें तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये हो गया माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, इसकी ज्यादा रहेगी। इसमें देख रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है,
तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज्यादा रहेगा। अब रिएक्टिविटी का देखते हैं 8वां लास्ट H। एज पी कैरेक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीज, कार्बन का अगर पी कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे एक बॉन्ड होता है एस कैरेक्टर, 2 में है एक एस और एक पी कैरेक्टर, 3 में पी कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गया, तो पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो भी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी, पी कैरेक्टर कम रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम रहेगी। यह था न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी। अब न्यूक्लियोफाइल का 8वां और लास्ट देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, ये किस तरह से एक्शन करता है, किस पर एक्शन करता है। गरीब देख करके, कमजोर देख करके, आदमी किसी पर अटैक करता है कमजोर और गरीब देख करके, अपने से मजबूत और ज्यादा अमीर पर अटैक नहीं करता है क्योंकि उसी पर अटैक कर देगा, ये सब सोच करके आदमी का सीख करके ये भी वैसा ही देख करके उसी पर वैसा ही अटैक करता है। तो देखेंगे मोड ऑफ एक्शन, न्यूक्लियोफाइल जो है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब तरह का रिएक्शन दिखा सकता है। इसमें पहला देखिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स जनरली ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। न्यूक्लियोफाइल जो है जनरली कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन है, कहें किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो जिसको कमी है उसी से ना दोस्ती करेगा, उस पर अटैक करेगा, जिसको खुद ज्यादा होगा उससे लेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल को, तो कम कार्बन वाला जो कम इलेक्ट्रॉन वाला जो कार्बन है उस कार्बन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। इसमें हम देखते हैं किस तरह से अटैक किया है। CO है तो न्यूक्लियोफाइल देखिए इस कार्बन पर अटैक किया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां जुड़ गया है और यहां सिंगल बॉन्ड हट गया है, ये चार्ज को हटा दिए हैं, ये बन गया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करता है। ये है ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन रिवर्सिबल NH2- तो ये CH और C- H यहां से हटा है। अब RBr से रिएक्शन करा है, R ये माइनस वाला यहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना माइनस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इस पर अटैक करेगा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ बॉन्ड बढ़ जाएगा तो ये फिर यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद ये यहाँ से Br निकल के अलग हो जाएगा और ये CH Cr एक हो गया। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखलाया न्यूक्लियोफाइल। अब एक है न्यूक्लियोफाइल का ही लास्ट E1 CP मैकेनिज्म, इस तरह का रिएक्शन किस तरह से दिखाता है न्यूक्लियोफाइल। OH- CH H PH CH2Br ये है माइनस है तो ये अटैक करेगा उस पर। अटैक कैसे करेगा तो ये देखिए CH रहा, अटैक किया माइनस आ गया है, CH2Br इस पर माइनस प्लस चार्ज, फिर Br यहां से निकल जाएगा ये तो CH2PH चार्ज से हट गया, चूंकि यहाँ आ गया तो चार्ज से हट गया। इस तरह से करके ये E1 CP मैकेनिज्म है। इस तरह से करके हम देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल भी खत्म हो गया। अब हमको जानना है कि स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 और होता है, उसको जो पढ़ना है, जो शुरू में ही पता है 5 पढ़ रहा था तो 5 में से तो हो गया था ना इंट्रोडक्शन के बाद, फ्री रेडिकल 1, इलेक्ट्रोफाइल 2, न्यूक्लियोफाइल 3 हो गया। अब 2 और पढ़ना है हमको, स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका नाम होता है कार्बीन और बेंजाइन। तो पहले कार्बीन जानते हैं फिर बेंजाइन जानेंगे, तब ये रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ बेसिक बात सब सिर्फ है जो भी खत्म हुआ है, अभी तो पूरा पढ़ाई है। इसलिए मैं इसमें बतलाया था कि बहुत लॉन्ग होता है, चैप्टर के रूप में नहीं होता है, इससे कंपटीशन ज्यादा पूछता है। पढ़ने का मकसद होना चाहिए, बैक वीडियो सबको देखिए, कमेंट में पूछिए और कहां से देख रहे हैं वीडियो में जरूर लिखिए, और इस तरह से हर सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, पढ़िए, अच्छा बुक सब पढ़िए, अच्छा टीचर और अच्छा कंसेप्ट सब याद रखिए जो आपको आगे काम आए, इस हिसाब से पढ़िए जिससे आपको फायदा हो सके। तो चलिए इसमें हम 5 में से 3 हो गया था, 2 और पढ़ लेते हैं, स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन और बेंजाइन। तो पहले पढ़ लेते हैं कार्बीन, तब पढ़ेंगे बेंजाइन के बारे में। तो पढ़िए कार्बीन क्या होता है। द न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाइवैलेंट कार्बन, ये भी न्यूट्रल तो होता है लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन के कमी वाला डाइवैलेंट कार्बन होता है।
दो वैलेंसी वाला। हैविंग टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें दो नॉन बॉन्डिंग बिना बॉन्ड बनाया हुआ वाला इलेक्ट्रॉन होता है। कहां? इसके वैलेंस शेल में आइदर भी इन पेयर और अनपेयर फॉर्म, चाहे वो तो पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होगा चाहे अनपेयर फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है कार्बन। अब कार्बन भी हम देखते हैं कि दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। तो जानते हैं कि सिंगलेट कार्बन किसको कहते हैं? इन विच नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर इन पेयर्ड फॉर्म, इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड बनाया हुआ तो होता नहीं है, लेकिन वो पेयर फॉर्म में होता है सिंगलेट कार्बन में। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो sp2 के चलते कितना बॉन्ड एंगल सब होता है, इसका शेप साइज होता है, वो देख सकते हैं हाइब्रिडेशन वाला पिछला बेसिक वीडियो में। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन का ये एक्साइटेड स्टेट होता है सिंगलेट कार्बन, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। यही है CH2, एक नीचे एक ऊपर, एक लोन पेयर, दो वैकेंट खाली ऑर्बिट। देखिए यह कार्बन। इट अंडरगोज स्टेरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन, ये स्टेरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन भी दिखलाता है सिंगलेट कार्बन। अब दूसरा देखिए ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है। इन विच द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर इन पैरेलल स्पिन, इसमें जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में होता है ट्रिपलेट कार्बन में। ऑक्युपाइंग टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्युपाई किए हुआ रहता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता ही है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp सिर्फ होता है, एक ऊपर डॉटेड लाइन वाला H नीचे, और इसमें दोनों ऑर्बिटल को ऑक्युपाई किए हुआ छेके हुआ है इलेक्ट्रॉन। बिहेव्स लाइक ए डाइवैलेंट फ्री रेडिकल, ये डाइवैलेंट फ्री रेडिकल के जैसा बिहेव करता है ट्रिपलेट कार्बन। ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट हुआ करता है, ये डाई रेडिकल होता है। अंडरगोज नॉन स्टेरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन, ये नॉन स्टेरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन दिखलाता है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में है टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। देखिए सिंगलेट कार्बन को अगर देखा जाए तो उसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा कैसा? एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इन सेम और डिफरेंट ऑर्बिटल। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होगा चाहे वो सेम ऑर्बिटल में होगा चाहे डिफरेंट ऑर्बिटल में होगा। अब सेम में होगा तो क्या होगा, डिफरेंट में होगा तो क्या होगा, ये दोनों में इन डिफरेंट, इफ इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में होगा तो इट इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, तो ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट होगा विद फ्लीटिंग एक्सिस्टेंस, उसका फ्लीटिंग लेकिन एक्सिस्टेंस होगा। एज इट विल क्विकली डिके टू इट्स ग्राउंड स्टेट, लेकिन वो तुरंत जो है डिके होकर के ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में होकर के सेम ऑर्बिटल में होगा तो क्या होगा? अब अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हो तब क्या होगा? The triplet carbene is expected to the more stable. The triplet carbene ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है। The singlet can be allowed to go over to the triplet before a reaction. The singlet can be allowed to, singlet carbene जो होता है उस allow होता है, मतलब ऐसा होता है कि singlet carbene go over to the triplet रिएक्शन के पहले वो ट्रिपलेट कार्बन पर आ जाता है, उस पर मतलब क्या कहा जाए, उस पर भारी हो जाता है, ऐसा होता है। अब है कि कार्बन का जनरेशन कहां से होता है, कार्बन कहां से निकलता है, कार्बन कैसे बनता है, कार्बन के बारे में जानेंगे कि वो प्राप्त कहां से होता है। तो पहला देखिए, बाय फोटोलिसिस ऑफ एलिफैटिक डाइएजो कंपाउंड और कीटोन,
जब फोटोलिसिस करेंगे मतलब लाइट वाला रिएक्शन हम कराएंगे किसका, एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड का, डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड का या कीटोन का, तब हमको कार्बीन मिलेगा। किस तरह से, देखिए ये था CH2 N2 डाइएजो है, तो देखिए ये माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बढ़ेगा, ये फिर इस पर अटैक करेगा, ये उस पर अटैक करेगा। H न्यू हीट दिए हैं लाइट फोटोलिसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अब प्लस N2 N2 अलग हो जाएगा, तो हमको ये मिल गया कार्बीन। उसी तरह से देखते हैं CH2CO है, H न्यू लाइट दिया है, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड पे इस पर अटैक करेगा, ये उधर अटैक करेगा, तो इस पर चला आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन और CO यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये बन गया है फिर हमारा कार्बीन। अब कार्बीन को मिलने का दूसरा तरीका, बाय द एक्शन ऑफ बेस ऑन पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। जब बेस का पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड पर एक्शन होता है तो भी हमको कार्बीन मिलता है। कैसे, देखिए यही है, यह है ना पॉलीहाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन सब होता है, तो एक पॉलीहाइड्रोजन, इससे ज्यादा हाइड्रोजन है कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। इस पर बेस OH बेस होता है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए किस तरह से हो रहा है, OH माइनस होता है, ये अटैक करेगा इस पर, यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये अटैक कर देगा तब इस पर, तब होगा क्या कि Cl देखिए तीनों का तीनों है, ये है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा तो ये अटैक कर देगा इस पर, तो यहाँ से क्लोरीन देखिए निकल गया है, तो C और Cl2 ये बन गया कार्बीन। उसी तरह से है कार्बीन का जनरेशन किस तरह से होता है, तीसरा, बाय द एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन पॉलीआयोडो कंपाउंड। जब पॉलीआयोडो एक से ज्यादा आयोडीन वाला कंपाउंड पर जिंक डस्ट का एक्शन होता है तो भी हमको कार्बीन मिलता है। CH2 आयोडो, ये पॉलो आयोडो कंपाउंड यही है, इस पर जिंक डस्ट का एक्शन हमने किया है, तो देखिए यहां से होगा कि Zni के साथ अलग हो गया है 2Zni, CH2 बचा है एक पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, यही बना है कार्बीन। और कार्बीन को प्राप्त करने का, मिलने का, जनरेट होने का एक और लास्ट तरीका है, चौथा, बाय द एक्शन ऑफ LIR ऑन डाइक्लोरोमेथेन। जब डाइक्लोरोमेथेन पर LIR का एक्शन होता है तो भी हमको कार्बीन मिलता है। CH2Cl2 LIR कैटलिस्ट के रूप में डाले हैं, तो CH2Cl 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये हमारा मिल गया है कार्बीन। तो कार्बीन कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, कैसे उसका जनरेशन होता है, कहां से प्राप्त होता है, ये हो गया। अब हम जानेंगे कि कार्बीन में केमिकल रिएक्शन होता है कैसे कैसे। पहला, एडिशन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड वाला जो होता है, और किस तरह से कार्बीन में जुड़ता है, ऐड होता है, उसी को देखना है। कार्बीन जनरली अंडरगोज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कार्बीन जो है ज्यादातर साइक्लो एडिशन रिएक्शन करता है, किसके साथ, तो ओलिफिन के साथ, मतलब डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन के साथ। किस तरह से करता है उसको देखना है। इफ सिंगलेट कार्बीन एड्स टू सिस ब्यूटीन, अगर सिंगलेट कार्बीन को, सिंगलेट कार्बीन जो पढ़े थे उसको हम सिस ब्यूटीन में ला करके जोड़ देते हैं। सिस और ट्रांस क्या है ये देखिएगा आइसोमेरिज्म में। द रिजल्टिंग साइक्लोप्रोपेन शुड बी सिस आइसोमर, तो जो रिजल्टिंग साइक्लोप्रोपेन हमको मिलेगा वो भी सिस आइसोमर ही रहा करेगा, सिस ही रहा करेगा। जैसे ये है सिस 2 ब्यूटीन है, देखिए एक ही तरफ वाला को सिस कहते हैं, ऐसे ऐसे रहेगा तो उसको ट्रांस कहते हैं। तो सिस ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड में दोनों तरफ दोनों तरफ एमी, CH2O। देखिए ये अटैक उस पर करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो इसी तरह हो जाएगा HMeC, और यहाँ CH2 बॉन्ड के साथ जुड़ गया और CHMe जैसे था, ये सिस ही बना है। देखिए दोनों तरफ एक तरफ H और दोनों एक तरफ Me, सिस डेरिवेटिव ये सिस ही बना है, और यही होता है स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, इसी को कहते हैं। इफ द अटैक इज मेड बाय ए ट्रिपलेट कार्बीन, अगर यही अटैक ट्रिपलेट कार्बीन के थ्रू होगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तक दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन
गो इनटू न्यू कोवैलेंट बॉन्ड, जाकर के एक नया कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा हुंड्स रूल के हिसाब से। बट कैन नॉट फॉर्म ए बॉन्ड एट वंस, लेकिन बॉन्ड एकाएक नहीं बन जाएगा, कुछ देर वेट करना पड़ेगा। बाय सम कॉलिजन प्रोसेस, तब फिर कुछ कॉलिजन प्रोसेस टक्कर होगा, उसके बाद वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन रिवर्स इट्स स्पिन, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके स्पिन को चेंज कर देगा। नाउ देयर इज ए फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, तब कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड ए मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल क्लोरोप्रोपेन रिजल्टेड, तब उसके बाद एक मिक्सचर बनेगा जो सिस और ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का होगा, वही हमको प्राप्त होगा। बाय द हेल्प ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन के हेल्प से हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन का पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ की C दोनों तरफ HHMe, CH2 है 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इस पर अटैक किया तो ये तरह CHMe जैसे था, CH2 यहाँ जुड़ गया और HMe जैसे था, लेकिन ये फिर कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद देखेंगे वही तरह CHMe जैसे है CH2 एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये देखिए अब ये उल्टा Me ऊपर H नीचे, अभी ट्रांस बन गया, फिर HMe C CH2 C MEH, ये ऐसे देखिए कोनागामी है, ये ट्रांस बन गया। इस तरह से करके हमको जो एडिशन ऑफ ओलेफिन था, किस तरह से कार्बिन ओलेफिन एल्कीन डबल बॉन्ड वाले के साथ जुड़ता है और किस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन करता है, किस तरह से दो रिएक्शन हुआ है और इससे हम किस तरह से सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन का जांच हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है कार्बिन में रिंग एक्सप्लोजन रिएक्शन, किस तरह से रिंग टूट करके रिएक्शन करता है, रिंग में किस तरह से मानते हैं कि विस्फोट होता है और दूसरा कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है, उसको देखिए। ये था साइक्लोपेंटेन है, ये देखिए कार्बिन है, किस तरह से इससे कार्बिन रिएक्शन करता है, ये अटैक करेगा उस पर, ये अटैक करेगा इधर, तो ये CH2 इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, देखिए जुड़ गया है और उसके बाद में ये बेंजीन बना लिया है। अब कार्बिन का तीसरा रिएक्शन है इनजर्शन रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन होता है, देखिए कार्बिन में इंसर्ट इनटू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बिन जो है ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके घुस जाता है, CH3H CH2, ये जाके इसी में घुस के CH2 था H मिल गया तो CH3 बन गया, तो CH3 अल्केन बन गया है। चौथा है डाइमेराइजेशन रिएक्शन, किस तरह से करता है कार्बिन, उसको देखिए RCH2 दोनों डाइमेराइजेशन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो R2C डबल बॉन्ड Cr2 इस तरह से हो गया है, इसमें डाइमेराइजेशन रिएक्शन कार्बिन है। अब कार्बिन का पांचवा और लास्ट रिएक्शन देखिए कि कैसे होता है कार्बिन में एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन और अदर एटम टू फॉर्म फ्री रेडिकल, कार्बिन जो है हाइड्रोजन या किसी भी एटम के साथ मिल करके फ्री रेडिकल तैयार करता है। फ्री रेडिकल क्या है पहले जाने थे, जो अकेला इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रहे, CH3 CH2 है, तो देखिए इसमें हुआ है यही कि CH3 अलग हो गया और CH3 CH2 अलग हो गया, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो फ्री रेडिकल बना लिया कार्बिन, इस तरह से करके कार्बिन भी हमारा खत्म हो गया। अब एक लास्ट देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक है उसमें बचा है बेंजाइम। तो आइए अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक था, जो हम बतला रहे थे कि 5 चीज पढ़ेंगे, पांचों रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, बेसिक के बाद फ्री रेडिकल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और दो स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बिन हो गया, बेंजाइम छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का कम से कम एक बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर और कुछ बेसिक पढ़ेंगे, तब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर और जो अलग अलग चैप्टर सब बतला है सब पढ़ेंगे, सबको देखते रहिए। और देखिए हमारे लोग के टाइम में होता ऐसा था कि जो 11-12 का एग्जाम होता था वो अलग अलग नहीं, एक दिन एक साथ होता था ISC का एग्जाम, तो पूरे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, मैथ को एक साथ एग्जाम देने के चलते एक दिन में फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड पेपर में सेकंड, हर कुछ का केमिस्ट्री बायो मैथ सब कुछ का फर्स्ट में फर्स्ट पेपर, सेकंड में सेकंड पेपर, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर, मतलब 11-12 दोनों, मतलब दोनों को पूरा को एक साथ माइंड में रख के जाना है, तो एक दिन में पूरा एग्जाम दे करके आना है। रिवाइज करने में वैसे ही दिक्कत होता था और इतना ज्यादा था, तो उसमें ज्यादा मेहनत करके उस टाइम में पढ़ने के बाद कंपटीशन देने में कुछ आसान लगता था। अब तो थोड़ा हल्का हल्का देकर के सबको पास कर देता है, तो इसके कारण पास तो हो जाता है बच्चा, लेकिन सब आके कंपटीशन में फंसता है। इसलिए कंपटीशन से रिलेटेड जो चीज सब जैसे बतलाए हैं उसको हिसाब से पढ़ते चलिए।
ताकि फायदा हो देखिए, कमेंट कीजिए। और लेकिन वीडियो कहाँ से देखते हैं ये बताते रहिए, इस सबको। अब देखिए लास्ट है उसका बेंजाइन। तो इस बेंजाइन को देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का ये लास्ट है, बेसिक रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो इसको समझिए और देखिए बेंजाइन क्या होता है। द न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पते है, ऑफ बेंजीन है, तो बेंजीन का ही, बेंजीन ही जैसा है। इन विच बेंजीन रिंग हैज एन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, इसमें बेंजीन रिंग में एक ठो एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा एक पाई बॉन्ड उसमें आ गया है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। आउटसाइड ऑफ द रिंग, रिंग के बाहर में आता है। जैसे देखिए है ना, बेंजीन था, एक ठो बाहर में आ गया है बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो बेंजीन। और ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है आयन, तो बेंजाइन इसका नाम पड़ गया। वेरी रिएक्टिव फॉर्म, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बाय एन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन ये करता है। sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ टू एडिसेंट कार्बन्स ऑफ बेंजीन्स, sp2 ऑर्बिटल्स, दो एडिसेंट कार्बन बेंजीन का ओवरलैप करता है साइड में, साइड से, टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना लेता है। विच डज नॉट डिस्टर्ब द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, लेकिन ये सब होने की वजह से बेंजीन का जो केक्यूल का स्ट्रक्चर, इस तरह से बेंजीन ने बताया था, जो सपना में देखा था सांप के बारे में जो बतलाए थे, बेंजीन में कार्बन कंपाउंड बतलाए थे, तो उसके स्ट्रक्चर पर ऐसा होने से कोई फर्क बेंजीन के स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता है। हैज ए लिटिल इंटरेक्शन विथ पाई क्लाउड, ये जो है पाई क्लाउड से बहुत कम अपना इंटरेक्शन रखता है। लेइंग एबव एंड बिलो द रिंग, जो कि रिंग के नीचे और ऊपर आता है। साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि साइड का ओवरलैपिंग बहुत अच्छा नहीं होता है। द न्यू बॉन्ड इज अ वीकर, इसलिए नया बॉन्ड जो बनता है वो कमजोर होता है। एंड हेंस इट इज हाईली रिएक्टिव, इसीलिए बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। कमजोर बॉन्ड है, तुरंत टूटेगा, तुरंत दूसरे से मिलेगा, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है बेंजाइन। देखिए ये बेंजाइन, इस तरह से बॉन्ड इसमें बन रहा है, ये बन गया बेंजाइन। फॉर्मेशन, आखिर ये बेंजाइन बनता कैसे है? फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में बनता है बेंजाइन। बाय एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन फ्रॉम हेलोबेंजीन, जब हेलोबेंजीन से एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है तब बनता है बेंजाइन। किस तरह से, कैसे, इसको देखिए। जैसे 5 तरीका है। पहला, बेंजीन में Cl और H लगा हुआ है, एरो पर डाले NH2 माइनस के NH2, ये H पर अटैक करेगा, तो अटैक करने से होगा क्या कि यहाँ पर H हट गया, ये देखिए माइनस आ गया। अब यहाँ पर बॉन्ड बढ़ा तो ये Cl बाहर हो गया, तो Cl बाहर जब ये हुआ तो इसमें से देखिए Cl हट गया, ये जो माइनस था उसके बदला में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया बेंजाइन। दूसरा देखिए COOH और NH2 था, HNO2 है, ये इससे बना है। पहले देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, बेंजीन तो वैसे था, COOH को ऐसे लिखते हैं COO, H को हटा के यहाँ माइनस दे दिए हैं, NH2 जो है तो H को हटाए हैं, N2 देखिए यहाँ से मिला है, N2 आया है। ये मैकेनिज्म जब उसका पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जानेंगे, अभी कुछ देखिए। अब यहाँ से पूरा C का पूरा O इस पर अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा CO2 यहाँ से निकल गया है, तो बेंजीन पर ये क्या बचा, यहाँ पर माइनस आ गया था, ये माइनस फिर इस पर अटैक कर दिया, ये N2 जो है फिर यहाँ से इस पर अटैक किया, ये N2 देखिए यहाँ पर ऐसे ही है। अब ये पूरा का पूरा N2 यहाँ से निकल गया, ये अटैक करते हैं यहाँ पर एक बॉन्ड बनने के लिए, तो ये पूरा हो गया बेंजाइन। उसके बाद तीसरा है, बेंजीन में CH3 और H लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, OH माइनस है, OH यहाँ H पर अटैक करेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आएगा, और CH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, काहे कि बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। देखिए CH3 बाहर निकल रहा है, माइनस यहाँ अटैक किया है, CH3 बाहर निकल गया है, ये बचा है बेंजीन है, ये जो माइनस है यही बना दिया इसको एक बॉन्ड बेंजाइन। फिर देखिए बेंजीन है, Cl और Br है, Li और Br यहाँ से निकला है, तो Cl और Li यहाँ पर जुड़ा है, फिर Li भी यहाँ से निकल गया है, तो ये Cl हुआ है, Cl भी यहाँ से निकला है, तो जो अटैक किया था माइनस हुआ था, माइनस बना दिया है, ट्रिपल बॉन्ड ये बन गया है बेंजाइन। इसी तरह से देखिए बेंजीन OCH3 है, Cl और H है, यहाँ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया,
माइनस एच प्लस एच यहाँ से निकलेगा, जब निकलेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, देखिए माइनस है, Cl है OCH3 है, अब यहाँ से Cl भी निकल गया, Cl निकलेगा तो OCH3 और ये माइनस जो है बना देगा ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए ये हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि OCH3 भी हट जाएगा, ये बेंजाइन बना है और LiB और LiCl इस तरह से करके बेंजाइन बनता है। अब है रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन जो है वो रिएक्शन कैसे करता है इसको देखेंगे। इट इज रिगार्डेड एज हाईली स्ट्रेंड एसिटिलीन्स, ये जो है इसको माना जाता है कि हाईली स्ट्रेंड एसिटिलीन्स है, 3 बॉन्ड है तो एसिटिलीन हो गए। दीज आर टू अनस्टेबल टू बी आइसोलेटेड, देखिए दीज आर टू अनस्टेबल तो ये है टू बी आइसोलेटेड एंड रिएक्ट विद एनी न्यूक्लियोफाइल, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा उसके एब्सेंस में अगर ये रिएक्शन करता है, इट डाइमेराइज, तो लास्ट में 2 ठो बेंजाइन जुड़ करके बाइफिनाइल बना देगा, दोनों रिंग एक साथ जुड़ जाएगा। देखिए ये बेंजाइन था, ये भी बेंजाइन था, ये दोनों जुड़ा है तो ये कैसे लिंकेज हो गया है, तो ये डाइमेराइज होकर के बाइफिनाइल बन गया है। इस तरह से करके हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म का 5 खत्म हो गया। देखिए समझिए, कहां से देख रहे हैं जरूर बताइए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एसके Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। एसके हुसैन सर।